हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस चैप्टर का लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा लाइन एकदम लाइन बाय लाइन हम अर्थ बताते चलेंगे आप लोगों को। एकदम पूरा मजा आने वाला है। और सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो आपके लिए। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, ये चैनल आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग एक व्हाट्सअप नंबर हमारा देख रहे होंगे ऊपर, है ना, ये यहाँ व्हाट्सअप नंबर है ये हमारा। इस व्हाट्सअप नंबर को आप लोग, है ना, जरूर नोट करें और इस पे हाई मैसेज करें। क्योंकि अगर आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका तो हम आपको पूरा पीडीएफ भी देने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले पूरा अर्थ सहित पूरा वीडियो को जरूर देखें, है ना। वीडियो पूरा समाप्त कर लें देख करके, इसके बाद आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें, हम आपको इसका पूरा पीडीएफ भी देने वाले हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, आप लोग इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जो है हम लोग आते हैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग सारांश को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे, है ना, सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा। ये फोटो ये आपका है ना, ये फोटो किनका है आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, है ना। ये फोटो जो आप लोग देख रहे हैं ये फोटो किनका है आप लोग कमेंट में जाकर के जरूर लिखें, है ना। चलिए अब जो है नीचे देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है बच्चों संविधान का जनक, है ना। थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले संविधान का जनक जो है वो कौन है? डॉक्टर अंबेडकर है ना। संविधान का जनक अगर कहा जाए तो वो कौन है? डॉक्टर अंबेडकर। उसके बाद हम आते हैं फिर जन्म पे, है ना, जन्म के बारे में जानते हैं। तो जन्म देखिए उनका कब हुआ है। तो जन्म जो हुआ है बच्चों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में वो उनका जन्म हुआ है। चलिए स्थान की अगर हम बात कर लें तो कहाँ उनका जन्म हुआ है बच्चों? उनका जन्म कहाँ हुआ है? तो उनका जन्म जो हुआ है महू मध्य प्रदेश। और किस परिवार में बच्चों? एक दलित परिवार में, है ना। तो आप लोग इसको एकदम नोट करते चले दिमाग में। चाहे तो आप नोट इसका जो है ना नोट्स भी बना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप पीडीएफ ही ले लीजिए, सबसे अच्छा है। चलिए तो इतना चीज हम लोग जान गए। पहला चीज तो ये जान गए संविधान का जनक किनको कहा जाता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर या फिर डॉक्टर अंबेडकर को। उसके बाद उनका जन्म का बात हम लोग भी जान गए। उनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, है ना। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश। और किस परिवार में हुआ था? तो एक दलित परिवार में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, आप लोग वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा, एकदम पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला जो है बाबू देखिए जाति का अगर हम बात कर लें, है ना, जाति का अगर हम बात कर लें तो वो कौन सी जाति से है बाबू? तो है ना महार, है ना, महार जिसको कि हम लोग डोम बोलते हैं। चलिए अगला जो है बच्चों वो देखिए माता का नाम, है ना, माता का नाम, है ना, किनके माता का नाम है बच्चों? ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, है ना। तो देखिए माता का नाम क्या है? भीमाबाई। क्या है? भीमाबाई। चलिए पिता का नाम बच्चों, पिता का नाम क्या है? पिता का नाम देखिए रामजी सखपाल है। क्या नाम है पिता का? रामजी सखपाल है। अगला जो है बाबू देखिए आपके सामने आ गया विवाह, है ना, विवाह उनका। तो विवाह जो है 1906 में किससे? रमाबाई के साथ हुई थी, है ना। तो विवाह जो है 1906 में रमाबाई के साथ। ऐसे तो उनका दो विवाह हुआ है। चलिए हम लोग फिलहाल इसी पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। अगला जो है देखिए मैट्रिक पास, है ना। मैट्रिक पास कब किए थे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, वो मैट्रिक पास कब किए थे? तो वो मैट्रिक पास बाबू 1907 में किए थे। अब आपको दिख रहा होगा कि शादी जो है 1906 में हुई और मैट्रिक कब पास किए थे? 1907 में, यानी बहुत कम उम्र में उनका शादी हो गया था, है ना। और मैट्रिक पास जो है 1907 में किए थे, यानी एक साल के बाद। चलिए अगला जो आता है आपका पॉइंट बच्चों वो है देखिए आपका प्रथम भाषण का सम्मेलन। प्रथम भाषण का सम्मेलन बच्चों कहाँ? 1936। कब? 1936 में। कहाँ बच्चों? लाहौर में, है ना। प्रथम भाषण का सम्मेलन जो हुआ था बच्चों 1936 लाहौर में। ये सारा पॉइंट बाबू काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एकदम दिमाग में ठोक लीजिएगा। अगला देखिए अगला जो पॉइंट आता है आपके सामने प्रारंभिक शिक्षा, है ना। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? मुंबई में, है ना। कहाँ? मुंबई में।
आगे देखिए आपका एक पॉइंट आ जाता है, उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए बाबू अमेरिका, है ना, अमेरिका जिसको कि न्यूयॉर्क बोलते हैं। दूसरा जो देखिए फिर इंग्लैंड गए, है ना, इंग्लैंड जिसको कि हम लोग लंदन बोलते हैं। और किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको आप लोग एकदम दिमाग में जरूर नोट कर लें। चलिए अगला जो आता है आपका, है ना, इसको भी आप नोट कर लिए ही होंगे। उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका यानी न्यूयॉर्क, इंग्लैंड यानी लंदन, किनके प्रोत्साहन पर? बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला जो पॉइंट आता है बच्चों आपके सामने, वो पॉइंट है बच्चों आपका इतिहास अर्थशास्त्री, है ना, इतिहास अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के विख्यात बन के उभरे, है ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है क्या बन करके उभरे थे? इतिहासकार, है ना। देखिए ये वाले, है ना, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के विख्यात बन करके उभरे। आगे जो है बच्चों वकालत का हम बात कर लें तो वकालत कहाँ किए थे? स्वदेश में, यानी स्वदेश कहने का मतलब अपना ही देश में, है ना, ये हुआ उनका। वकालत कहाँ किए थे? तो स्वदेश में। अगला जो पॉइंट है बच्चों, वो पॉइंट है आपका सम्मान किसको दिलाया? सम्मान किसको दिलाया? काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम्मान किसको दिलाया बच्चों? सम्मान जो है अछूतों, स्त्रियों, मजदूर, है ना, यानी हम लोग काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख रहे हैं। देखिए सम्मान, है ना, इनके लिए बहुत ज्यादा उन्होंने लड़े थे, है ना, जिसमें कि वो भी जो है ना एक छोटे से जात से आते थे, है ना, एक दलित जात से आते थे, यानी डॉम थे। उनको जो है बहुत ज्यादा पड़ताना होता था। तो चलिए हर जगह स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी जाते थे बहुत ज्यादा इनको जो है ना एकदम बेइज्जती महसूस करना होता था। इसलिए सम्मान दिलाने का काम किए, किनको? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, इन सभी को जो है सम्मान दिलाने का काम किए हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अगला जो पॉइंट है बच्चों, अगला जो पॉइंट है बच्चों आपका प्रेरक व्यक्ति, है ना, यानी उनके प्रेरक व्यक्ति। देखिए प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तीन मुख्य प्रेरक व्यक्ति हैं, है ना, है ना। वो कौन कौन है? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, इस तीनों को आप एकदम दिमाग में ठोक लीजिए, काफी बार पूछा जाता है। उनके मुख्य प्रेरक व्यक्ति कितने थे? तीन थे। नाम क्या है? बुद्ध है, कबीर है, ज्योतिबा फूले है। चलिए अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, उपनाम, यानी किनका उपनाम? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उपनाम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो उनको कई नामों से लोग जानते हैं। संविधान के जनक के नाम से भी जानते हैं, संविधान के निर्माता के नाम से भी जानते हैं, बाबा साहब के नाम से भी जानते हैं। ये उनका उपनाम होता है बच्चों, है ना। जैसे उपनाम आप लोग समझ ही रहे होंगे, गांव में आपका एक नाम, आधार कार्ड, आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई एक ऐसा नाम होगा जो कि बहुत से लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गांव में बोलचाल के भाषा में आपको कई तरह के नाम से पुकारते हैं। जैसे होता है, बहुत तरह का नाम है ना। गांव का नाम तो आपको पता ही होगा। आपका असली नाम जो है बहुत लोग कम लेते हैं, बहुत से लोग का, और नकली नाम जो है जो ज्यादा बोलचाल में आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपनाम बोलते हैं। चलिए आगे जो आता है बच्चों, रचनाएं का बात कर ले हम तो रचनाएं देखिए उनका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है आपके सामने बच्चों। रचनाएं, रचनाएं में देखिए आपका क्या आता है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, है ना, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, सुद्राज, है ना, हु आर सुद्राज, बुद्ध, है ना, बुद्ध एंड कम्युनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ द कार, है ना, एनिहिलेशन ऑफ द हिंदू वीमेन। ये सभी जो है उनका प्रमुख रचना है ना, ये सभी जो है उनका प्रमुख रचना है। फिर से एक बार हम नाम लेना चाहेंगे, बहुत से है बच्चों, पूरा नहीं लिख पाए। चलिए द कास्ट इन इंडिया हो गया आपका, है ना, देयर मैकेनिज्म हो गया, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट हो गया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, है ना। चलिए हु आर दे, चलिए यहाँ देखिए कोमा लगा हुआ है बच्चों। इसके बाद फिर आपका हो जाता है हु आर सुद्राज, है ना, बुद्धिज्म एंड, है ना, कम्युनिज्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा। ये भी देखिए उनका एक है बाबू। चलिए नहीं लिखा पाया है, कोई बात नहीं, आप लोग याद रख लें। चलिए अगला जो है देखिए क्या आता है बच्चों आपके सामने, आगे जो आ रहा है आपके सामने वो देखिए वांग्मय साहित्य जिसको कहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर, है ना, संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। यानी जो है कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे भी आप लोग याद जरूर रखें, है ना। हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय
है ना वांग्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इन सभी पॉइंट को आप लोग एकदम नोट करते जाएं, दिमाग में नोट कर लें बच्चों, नहीं तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें, हम आपको पूरा पीडीएफ भी देने वाले हैं, लेकिन आप लोग एकदम मन से, है ना, एकदम तन मन से जरूर इसको एकदम दिमाग में सेट करते चले बच्चों। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी मेहनत से हम आपके लिए ये सारा पॉइंट लेकर के आए हैं। चलिए आगे जो है बच्चों देख सकते हैं आप लोग, सर्व विभाजन और जाति प्रथा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव, है ना, यानी कौन, ललई सिंह यादव, याद रख लीजिएगा, ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का विच्छेद से लिया गया है। तो आप लोग ये भी जान गए हैं, है ना। इसका अगर पूरा हम लोग विस्तार पॉइंट देखें तो इस प्रकार से कहते हैं, है ना, बाबा साहब के विख्यात भाषण जो है ना, बाबा साहब के विख्यात भाषण जो है बच्चों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के, है ना, यानी उनका ये विख्यात भाषण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से संकलित यानी हम कह सकते हैं किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा। चलिए अगला जो बच्चों पॉइंट आता है आपके सामने, देखिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, मृत्यु कब और कहां, है ना, मृत्यु कब और कहां हुई है। तो देखिए बच्चों मृत्यु का अगर हम बात कर ले तो 6 दिसंबर, है ना, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, 6 दिसंबर 1956 में, 6 दिसंबर 1956 में, और कहां हुई है बच्चों, तो दिल्ली में, है ना, मृत्यु जो है बाबू 6 दिसंबर 1956 कहां, दिल्ली में। तो चलिए आप लोग, है ना, उनका निधन कब हुआ था बच्चों, तो 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। ये सारा पॉइंट जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में इससे बाबू बहुत ज्यादा प्रश्न, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, सारा जो है कह सकते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न था इस सारे पॉइंट से आपका क्लियर होता है। तो अब हम लोग आते हैं सर्व विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश में, है ना। तो अब हम लोग आ गए हैं सर्व विभाजन और जाति प्रथा निबंध का सारांश में। तो चलिए अब हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना, इस निबंध का सारांश को हम लोग देखने वाले हैं। और एक पॉइंट आप ये भी याद रख लीजिएगा, है ना, आपसे पूछा जाएगा, है ना, सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो बच्चों सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है, आप एकदम दिमाग में ठोक लीजिए, सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है, एक निबंध है ना। चलिए अब जो है हम लोग आ गए हैं पॉइंट पे, अब हम लोग आ गए हैं पूरा निबंध को देखने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग फिर से एक बार, है ना, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का बिल्कुल एकदम सपोर्ट जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब जो है बच्चों हम लोग आ गए हैं निबंध में और ये पूरा सारांश को हम लोग देखेंगे, एकदम बड़ा अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए जो यहाँ आता है आपका बच्चों पॉइंट, अब चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं धीरे से, नीचे थोड़ा सा, चलिए शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा, एक बार जांच कर ले, बिल्कुल। अब देखिए क्या है, कहता है यह विडंबना की ही बात है ना, यह विडंबना की ही बात है। बच्चों एकदम आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल इधर उधर दिमाग को मत दौड़ाइएगा, अन्यथा फिर आपको समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि हम बहुत ज्यादा चीज देख रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए करके आप लोग एकदम बड़ा ध्यान से, है ना। और सबसे पहला एक शब्द आ गया बच्चों आपके सामने, विडंबना। विडंबना का अर्थ होता है उपहास, है ना, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। तो देखिए कहता है यह विडंबना की ही बात है, यानी यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे, इस युग में जातिवाद के, है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, यानी आज के युग में जातिवाद भी कम नहीं है। जात के नाम पे लोगों ने वोट करता है, जात के नाम पर बहुत सा काम करते हैं, यानी आप लोग समझ ही रहे होंगे जात पात छुआछूत बहुत से अभी भी समाज में है, बहुत से समाज में अभी भी ये बरकरार है। और
आपको जात पात अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा, है ना। उतना जात पात तो लोग शादी में भी नहीं देख रहे हैं अभी, लेकिन जितना जात पात कब देखते हैं, जब इलेक्शन होता है, जब वोट होता है, जब चुनाव होता है बच्चों, उस समय देखिए आप जाति पाति, है ना, जात पात का कितना ज्यादा बात होता है। उस समय आपको सबसे ज्यादा जात पात का बात होगा, यानी जितना जात पात कि आपके शादी में नहीं होता होगा। शादी तो अभी देखिए जिससे मन हुआ, जिससे हो गया प्यार, शादी। लेकिन अब जो है ये चीज देखिए, इलेक्शन जो वोट होता है उसमें सबसे ज्यादा आपको जाति पाति का बात होता है। इसलिए कहा गया है बच्चों, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये कौन कहते हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कहता है इसके पोषक कई आधारों पर, है ना, इसका पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। यानी इसका पोषक जो है ना, कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है, समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी इसका एक आधार यह कहा जाता है बच्चों, आधुनिक सभ्य समाज यानी आज के समाज जो है बच्चों, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। यानी काम को जो है ना आवश्यक मानता है कार्य कुशलता पर। तो चलिए आगे आता है बच्चों, कहा जाता है और चूंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। यानी जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। श्रम विभाजन आप लोग समझ रहे हैं। श्रम का अर्थ बच्चों, श्रम का अर्थ बच्चों काम होता है ना। तो काम के आधार पर लोगों को ना पहचान होता है। जैसे देखिए कोई अभी भी आपके समाज गांव में भी ऐसा होता है, जो लोग बाल काट रहे हैं उसको आप एकदम बिना पूछे भी आप ज्यादातर आपका अनुमान यही आएगा कि ये ठाकुर होंगे, है ना। अगर कहीं कोई लकड़ी का काम कर रहा है ना, लकड़ी का कोई सामान बना रहे हैं, तो आपको बिना पूछे आपके अंदर एक सबसे ज्यादा वहां यही आपके अंदर चल रहा होगा कि ये बढ़ई होगा, है ना। यानी इस प्रकार से कहीं कोई देखिए लोहा तोहा काट रहे हैं, पीट रहे हैं, तो जैसे वो आपको दिमाग काम करेगा कि ये लोहार हो सकता है। लेकिन बच्चों अभी के युग में हाँ है, लेकिन सिर्फ नौवा यानी जिसको हम लोग बोलते हैं ठाकुर, सिर्फ वो ही बाल नहीं काटते हैं, अदर जात भी काट रहे हैं। यानी दिमाग में ये चलता है कि पहले जो है ना, जो जो लोग जिस काम में लगे हुए हैं उस काम को देखते हुए जाति में उसको बांट देते थे, है ना। तो ये सब चीज होता था। जैसे कोई लोग ज्यादातर भैंस उस रख लिए तो एकदम आपका दिमाग काम करेगा कि ये यादव जी होंगे। तो बहुत से लोग काम से उनका, है ना, काम से उनका जाति का डिसाइड कर देते हैं। लेकिन है ना, उसी तरह से कह रहा है बच्चों, पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझे। कह रहा है ना, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है ना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। जाति प्रथा जो है ना श्रम विभाजन का ही क्या है, एक दूसरा रूप है। तो चलिए, श्रम विभाजन यानी कामों का बांटना, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। चलिए थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। कहा जाता है इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यानी ये देखिए कह रहे हैं बच्चों, इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है ना, कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ, है ना, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ यानी कामों का विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, है ना। श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं, मजदूरों का भी। तो देखिए यानी जो जैसे काम में लगा हुआ है उसको उसे जात में एकदम बांट रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है बच्चों, है ना। अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। चलिए कहा जाता है श्रमिक विभाजन निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता है। यानी श्रमिक विभाजन निश्चय ही सभी समाज की आवश्यकता है ना। यानी कामों का विभाजन यानी मजदूरों का विभाजन जो है सभी समाज के लिए आवश्यक है, परंतु किसी भी, है ना, किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की, है ना, किसी भी। चलिए थोड़ा सा यहाँ का पॉइंट आपको कुछ लग रहा होगा बच्चों, थोड़ा सा, है ना। चलिए 1 मिनट। परंतु कहाँ थे हम लोग?
बच्चों थोड़ा सा 1 मिनट, परंतु परंतु किसी भी शब्द, यहाँ देखिए शब्द लिखा गया है, ये आपका शब्द यहाँ जो है बच्चों समझ आ गया है, समाज कर दीजिएगा। समाज में, है ना, समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था, श्रम विभाजन की व्यवस्था, फिर से देखिएगा, श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभाजन यानी विभिन्न वर्गों में और स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, है ना, और स्वाभाविक विभाजन नहीं करती, ये और नहीं, यहाँ जो है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है, क्या है ना, एक और विशेषता यह है कि श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, है ना, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा, देखिए विभाजित वर्गों को, है ना, एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि काम के आधार पर तो लोगों को बांट रहा ही है ना, लेकिन बांटने के बाद भी एक चीज हो जा रहा है, क्या, ऊंच नीच भी करार देती है कि आप छोटे जात हैं, हम बड़े जात हैं, यानी ऊंच नीच, है ना, ऊंच नीच का भी करार ताना दे रहे हैं सभी लोग। तो चलिए कहते हैं, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। तो आगे हम लोग आते हैं बच्चों, कह रहा है जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है ना, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है ना, जाति प्रथा को कह रहा है श्रम विभाजन यानी मजदूर यानी जो हम लोग काम करते हैं, काम का विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये मतलब आप समझ रहे होंगे कि आप जिस जाति में जन्म लिए हैं, अगर आप, है ना, ठाकुर में अगर आप जन्म लिए हैं तो आपको बाल ही काटना है, ऐसा बच्चों काम, है ना, ऐसा मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता है, उनको और कोई काम करने की आजादी होनी चाहिए। जैसे आप बढ़ई, है ना, तो उनमें आपको यही काम नहीं सोच देना चाहिए लोगों को कि ये लकड़ी का ही काम करेंगे। जैसे कोई लोहार होता है तो ऐसा नहीं कि वो लोहा का ही पीटने का काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, उनको सभी काम करने, है ना, का स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो आगे जो है हम आते हैं, कहता है कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें, है ना, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, श्रमिक विभाजन का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशा या, है ना, इस सीमा तक विकसित करें जिससे अपने, है ना, वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। ऐसा नहीं कि जो जिस जाति में जन्म लिया है, कोई यादव जाति में जन्म लिया है तो अगर पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो एकदम ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए कि उनको भैंसी दे दिया जाए। ऐसा नहीं कि कोई बढ़ई में है ना, या कोई जो है बहुत सा जात में है तो उनको सिर्फ ऐसा नहीं कि जात के आधार पर काम दे देना चाहिए, यानी ऐसा विकसित होना चाहिए, है ना, कि जैसा कि वह अपने काम का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत, इस सिद्धांत के विपरीत मतलब उल्टा, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना, है ना, इसके विपरीत देखिए कहता है इसके, है ना, इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है ना, यानी जो है समाज में, हम लोगों के समाज में क्या है, यानी जो है बस वही बात, जो जिस जाति का है वही काम करेगा, ये जो है पहले गर्भधारण के समय ही निर्धारित कर देता है कि ये है ये जात का तो यही काम करेगा, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, है ना, उनके इच्छा के अनुसार काम होना चाहिए। चलिए अगला जो पॉइंट आता है बच्चों,
अगला जो पॉइंट आता है वो है पॉइंट बाबू, कहता है जाति प्रथा, जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण, है ना, जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। देखिए, है ना, कितना खतरनाक है। कहता है जाति प्रथा पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, जाति प्रथा जो है बाबू पेशा का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यानी आप समझ रहे हैं, जाति प्रथा के अगर आधार पर आप काम करते हैं तो आप समझ सकते हैं सब दिन हर हमेशा एक जैसा आपका कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या, अगर आप मान लेते हैं किसी भी जात से हैं, अगर उस जात के आधार पर अगर कोई काम कर रहे हैं, हो सकता है वो काम आज नहीं चले, तो आपको भूखे मरने के अलावा क्या और कोई चारा चलता है क्या, कोई चारा और रह जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आदमी को स्वतंत्र होना चाहिए, आदमी को अपने इच्छा अनुसार काम चुनना चाहिए, ताकि उनको अगर इस काम में पेट नहीं भर रहा है तो वो दूसरा काम भी कर सके। अपने जात का काम से पेट नहीं भर रहा हो तो किसी दूसरे जात का भी काम करना चाहिए, यानी जो उनका मन हो वो काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो, है ना, यहाँ तो जाति के आधार पे अगर बांट दिया जाता है किसी को, तो बाबू सब दिन वो कोई भी काम होगा एक समान एक जैसा नहीं चलेगा। अगर नहीं चला तो उनको भूखे मरने के अलावा और कोई है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए कहता है ना, इसलिए जीवन भर के लिए भी बांध देती है। जाति के आधार पर अगर कोई काम देते हैं तो भले ही पेशे अनुपयुक्त, है ना, भले ही कहता है ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं भले ही पेशे अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखे मर जाए। यानी जो जिस जात से हैं, अगर उस जात के आधार पे काम कर रहे हैं, तो अगर देखिए ऐसा बांध दिया जाता है समाज में, ऐसा बांट देता है जो कि वो भूखे मर जाए तो मर जाए, काम अनुपयुक्त हो या ना हो, अपर्याप्त हो, है ना, लेकिन भूखे मर जाए तो मर जाए, लेकिन उसको कोई काम बदलने की अनुमति नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है, क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीकी, है ना, उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात मतलब अचानक परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में, किसी भी काम में बच्चों अचानक कभी ऐसा परिवर्तन हो जाता है ना। जैसा कि आप लोग देख ही लिए होंगे, अगर आप कोरोना का काल में अगर, है ना, अगर कोरोना काल को आपको याद होगा वो समय, तो बहुत से लोगों का काम धंधा, है ना, बहुत से लोगों का हर चीज बिखर गया था। अगर वो अपने एक ही काम के भरोसे अगर रहता तो बहुत लोग भूखे मर जाते। इसलिए सभी को स्वतंत्र होना चाहिए, सभी को स्वतंत्र रहना चाहिए, जब जिनको जैसा काम करना हो तब कर सके, है ना। तो देखिए अचानक यानी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है ना। कभी कभी ऐसा, है ना, कभी कभी ऐसा मुसीबत आ जाता है जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता, है ना, आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में मतलब समझ रहे हैं, कोई ऐसे विपत्ति में, है ना, कोई ऐसे मुसीबत में अगर उनको, है ना, कहता है यदि प्रतिकूल, यानी समझ सकते हैं ऐसे अगर कोई परिस्थिति आ जाए, है ना, अगर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है? कोई चारा रहता है बच्चों? सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या अगर कोई लोग पेशा नहीं बदले, क्या वो सब दिन एक ही काम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं? हर कोई नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग कर सकते हैं, उनका ऐसा काम होगा जो कि एक ही काम से अपना पूरा जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन सभी लोग नहीं। इसलिए उनको ये स्वतंत्रता, है ना, ये स्वतंत्रता एकदम जरूरी है कि जब उनको जैसा काम हो करना, वो अपना काम बदल सके। अगर नहीं बदलता है तो मरने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है। इसलिए कहता है बच्चों, हिंदू धर्म की जाति प्रथा, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, है ना। ऐसा कोई भी अनुमति, देखिए फिर से, हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, है ना, ना हो। भले ही हुआ उसमें पारंगत हो, भले ही हुआ उसमें पारंगत हो, लगे हो, है ना। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर
जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख हुआ प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आप लोग समझ रहे होंगे, है ना, बेरोजगारी का, है ना। अब देखिए यही कारण है। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति, यानी अपने काम, अपने पेशा को बदलने की अगर अनुमति नहीं दी जाती है तो क्या कहता है, जाति प्रथा भारत में, ये जाति प्रथा जो है बच्चों भारत में बेरोजगारी का, है ना, जाति प्रथा जो बोल रहे हैं ये भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इसलिए सभी को स्वतंत्र रहना चाहिए, जब जैसा मन हो वैसा कार्य करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, आपका आ गया है, कहता है इस प्रकार, फिर आपके सामने आ गया है बच्चों व्हाट्सएप नंबर। आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर को भी नोट कर लें, हाँ, और आप हाई करें, हम आपको पूरा इसका पीडीएफ भी दे देंगे। तो चलिए इस व्हाट्सएप नंबर को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर जो लोग फिर वीडियो को लाइक नहीं किए, हम एक बार रिपीट करेंगे आप लोगों से, जो लोग लाइक कर दिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत से हम एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए अगला जो पॉइंट आता है बच्चों, कहता है इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है ना। इस प्रकार हम देखते हैं श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा, है ना, दोषों से, गंभीर दोषों से युक्त है। तो आप समझ ही गए होंगे, श्रम विभाजन यानी कामों का बंटवारा के दृष्टि से भी देखिए तो जाति प्रथा एकदम खतरनाक है। तो कहता है जाति प्रथा का है ना, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य के व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का, है ना, व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। तो देखिए जाति प्रथा जो बोलते हैं मनुष्य का व्यक्तिगत रुचि, है ना, मनुष्य का व्यक्तिगत कोई, है ना, ऐसा कोई स्थान नहीं, रुचि, है ना, व्यक्तिगत कोई भावना का स्थान नहीं रहता, कोई महत्व नहीं रहता। इसलिए कहा जाता है बच्चों, इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है ना। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था वश करते हैं, है ना। ये देखिए, है ना, कह रहे हैं आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी कि यह, है ना, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को और रुचि के साथ केवल व्यवस्था अवश्य करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावता, है ना, स्वभावता, यहाँ जो है बाबू विसर्ग लगा दीजिएगा, मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है ना, टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी, फिर से थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं बच्चों, ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों को ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है ना। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। फिर कहते हैं अतः यह निर्विवाद, है ना, अतः यह निर्विवाद, है ना, अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है ना। चलिए, यानी अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है, यानी कोई काम करने लायक नहीं रहने देते हैं। चलिए आगे जो है बच्चों, अब मैं चलिए अब जो है फिर हम आ गए हैं, पैराग्राफ आपका चेंज हो गया है। अब मैं समस्या के रचनात्मक, चलिए थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेंगे बच्चों, चलिए, और थोड़ा सा आपको बढ़ा करके दिखा, हाँ चलिए। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं, है ना, अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं।
चलिए अब हम लोग रचनात्मक पहलू को लेने आ गए हैं। कहता है मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, है ना। अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूं। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं, है ना, प्रश्न पूछना चाहेंगे आप लोग, यदि मैं जातियों के विरुद्ध, है ना, थोड़ा सा एक सेकेंड, एक सेकेंड, चलिए बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों को दिखाई दे रहा है बस, है ना, जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। देखिए, है ना, ये प्रश्न आता है तो मेरा उत्तर होगा बच्चों, है ना, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श, है ना, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, है ना। जब इतना अगर आप विरोध करते हैं, बुराई करते हैं, तो कैसा होना चाहिए, तो मेरा उत्तर होगा बच्चों समाज, है ना, आदर्श समाज, है ना, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व यानी भाईचारा पर आधारित होगा, है ना। अगर हमारे हिसाब से कहें तो ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, समता होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए, यानी ये सभी चीजों पर आधारित होना चाहिए। तो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या यह ठीक नहीं है। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है ना। क्या इसमें आप लोगों को भी कोई आपत्ति है क्या, कमेंट करके जल्दी बताइए सभी लोग। कहता है अर्थात मेरी, है ना, अर्थात कहाँ थे, चलिए, हाँ, अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग, है ना, सबका भाग होना चाहिए। चलिए, कितना इंपॉर्टेंट बात और कितना सुंदर बात, होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, है ना, सभी को उनके रक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए, है ना, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। कहता है तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह, है ना, तात्पर्य, इसके कहने का तात्पर्य हुआ बच्चों, समाज अगर स्वतंत्रता हो, समाज में समता हो, भ्रातृत्व हो, भाईचारा हो, तो आप समझ सकते हैं इसका तात्पर्य हुआ बच्चों, है ना, यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का सही वास्तविक रूप है। अगर भाईचारा है तो भाईचारा ऐसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह दूध और पानी को मिलाइए, है ना, एकदम देखिए कितना मिलता है बच्चों, यानी ऐसा होना चाहिए, है ना। तो देखिए कहता है भाईचारे का सही वास्तविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है बच्चों। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है ना, आदान प्रदान का नाम है। लोकतंत्र जो हम लोग बोलते हैं, अभी आपके, है ना, अभी आप देखते होंगे सबसे ज्यादा लोकतंत्र, है ना, आप लोग, हम लोग लोकतंत्र में, है ना, हम लोगों को आजादी है, हम लोग स्वतंत्र हैं कुछ बोलने, कुछ कहने, कुछ करने के लिए। तो कहता है लोकतंत्र मूलतः सामूहिक, है ना, जीवनचर्या, है ना, जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है ना, आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति, अपने साथियों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने हितों के प्रति, है ना, श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। देखिए काफी इंपॉर्टेंट था बच्चों। और अंत में फिर आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, हम आपको अंतिम में फिर देखिए, हम अपना नंबर को आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके इधर दिखा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा और हाई कीजिएगा। हम आपको पूरा पीडीएफ भी देने वाले हैं, लेकिन बाबू वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है बाबू ये आपके लिए। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर लाने से पहले हम आपके लिए काफी ज्यादा इस चैप्टर का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीधे मैट्रिक एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, वो प्रश्न भी हम कराएंगे आपको। साथ में इसका फिर ऑब्जेक्टिव भी कराने वाले हैं हम। आप लोग बिल्कुल बने रहें,
इसके बाद हम आपके लिए इस चैप्टर का सब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे, साथ में उसके बाद के वीडियो में हम आपके लिए फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाएंगे। इसके बाद फिर हम अगला नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं। तो आप लोग एक बार अगर वीडियो को पूरा देख लिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, है ना, वीडियो कैसा लगा, है ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, सभी लोग जरूर बताइएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, फिर संस्कृत के एक अगले चैप्टर के साथ, फिर इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। बहुत सारा अभी आपको चीज हमको बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए।